हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा द्रोणा जेई के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और इन कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा चलो, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सीखा उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार बेटा रिकॉल कर लें कि पिछली क्लास में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ाई करी थी। बेटा सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द चार्ज, कि भाई चार्ज आखिरकार किसी मेटेरियल की किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा बहुत दिमाग के ऊपर जोर डालो और याद करो कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी मेटेरियल या कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है या इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर पाता है। बड़ी सिंपल भाषा में अगर बोले, फिर अपन लोग गए थे चार्ज की प्रॉपर्टीज के ऊपर और अपन लोगों ने कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, डिटेल में उनको डिस्कस करा था, उनके ऊपर अपन लोगों ने सवाल भी करे थे। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले जाएं, लेक्चर नंबर 1 देखें, तब वापस इधर आए और फिर इसको देखें। और बेटा आज अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल में देख लें। तो आज अपन लोग ट्राई करेंगे कि चार्जिंग ऑफ द बॉडी यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट करके जाए, कम से कम इतना तो हो ही जाए। और अगर समय बचता है तो बेटा हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अंदर एंट्री कर जाएंगे, साथ साथ में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कुछ कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पक्की बातें देख के जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स बेटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास हमारी हाई क्वालिटी न्यूमेरिकल से भरी हुई होगी कि कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कितनी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो सारे वैरायटी बेटा अपन लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज का अपना मकसद कम से कम चार्जिंग ऑफ ए बॉडी तो कंप्लीट हो। टाइम मिला तो बेटा कूलम्ब्स लॉ भी अपन लोग पढ़ेंगे। तो चलो इस जर्नी को बेटा आगे बढ़ाते हैं, सीट की पेटी बांध लो, मजा आने वाला है। तो बेटा चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, अब भाई किस किस तरीके से बेटा चार्जिंग हो सकती है, क्या कोई एक ही तरीका है या मल्टीपल तरीके? बेटा मल्टीपल तरीके। जैसे पहला तरीका कि अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम फ्रिक्शन की हेल्प ले सकते हैं। बेटा फ्रिक्शन का नाम तो सुना होगा ना, 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है फ्रिक्शन, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा घर्षण। तो भाई फ्रिक्शन की मदद से कैसे किसी बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं, तो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समझते हैं। बेटा जैसे लेट अज्यूम, आप ऐसे फील करो ये जो मेरी मुट्ठी है ये एक बॉडी हुई, ये एक दूसरी बॉडी, दोनों बॉडी बेटा एकदम न्यूट्रल है। लेट अज्यूम क्या मान रहे हैं अपन लोग, ये दोनों बॉडीज कैसी हैं बेटा, न्यूट्रल। जब हम इन दोनों बॉडीज को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की मदद से बेटा एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी जो इन बॉडीज के बीच में जो भी एनर्जी जनरेट हुई है वो क्या करेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करवाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? बेटा देखो, लेट अज्यूम एक है बॉडी नंबर ए, दूसरी है बेटा बॉडी नंबर बी। बॉडी नंबर ए का जो मेटेरियल है वो थोड़ा डिफरेंट है, बॉडी नंबर बी का मेटेरियल बेटा थोड़ा सा अलग तरह का, वो अलग है। किसी एक मटेरियल की शायद ऐसी टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को उतना मजबूती से नहीं पकड़ रहा हो, उतना मजबूती से होल्ड नहीं कर रहा हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट नंबर बी है वो शायद इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइटली, बहुत ही मजबूती से होल्ड कर रहा हो। तो बेटा सोचो क्या होगा, जब आप दो न्यूट्रल बॉडीज को बेटा रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर के वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करना चाहती है अपने पास में बुला लेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूजली होल्ड कर रही थी वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगी। तो बेटा जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है बेटा बॉडी ए, ये है बेटा बॉडी बी। आपने इन दोनों न्यूट्रल बॉडीज को बेटा रब करा, रबिंग करी, तो रबिंग के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कहां से कहां मूव करेंगे बेटा, एक ऐसी बॉडी से जो लूजली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रही है वहां से बाहर निकल जाएंगे, और कहां जाएंगे, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ना चाह रही है। तो बेटा जैसा हमने यहां पर देखा, बॉडी नंबर ए हो गई बेटा पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां चले गए, बॉडी नंबर बी पर। तो यानी कि बेटा ये बॉडी नंबर जो ए है, बॉडी नंबर ए, ये कैसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रही है, वेरी लाइटली। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कैसी है, वेरी लो। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी बेटा इसकी कैसी है, वेरी लो। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इज लो। और बेटा आप लोग सोचो, बॉडी नंबर बी है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने पास में बुला लिया, तो बॉडी नंबर बी का मटेरियल कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी वेरी हाई होगी इसकी बेटा। यानी कि बेटा अगर मैं लिखूं कि बॉडी बी किस टाइप की है, तो बॉडी बी की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई।
बात कैच हो पा रही होगी मुझे लगता है आप लोगों को। तो बेटा जो एक बॉडी लाइटली होल्ड कर रही है इलेक्ट्रॉन को, वहां से इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। जो एक बॉडी टाइटली होल्ड कर रही है इलेक्ट्रॉन को, उसके पास में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। सर कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा बताओ। ठीक है, कई बच्चों को मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा, सर ये बात ठीक है कि आपने दो बॉडी को रब करा, इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले गए, जो ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाह रहा है उसने अपने पास बुला लिया, जो इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ रहा है उसके पास से इलेक्ट्रॉन भाग गए। लेकिन सर कोई एक एग्जाम्पल लेके बताओ। तो बेटा मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या फिर जो जनरली इनको टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमको नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। बेटा एक एग्जाम्पल आपको हमेशा देखने को मिलेगा। मैं कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं कि अगर आपने एक ग्लास रॉड ली, क्या लिया आपने? ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को साथ में रब करा सिल्क के कपड़े के साथ में। किसके साथ में? सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ प्लस सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ। अगर बेटा आपने इन दोनों चीजों को आपस में रब करा तो बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। कहां से? ग्लास की रॉड से सिल्क के कपड़े के ऊपर। कहां से? ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? सिल्क के कपड़े के ऊपर। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी सिल्क की हायर है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ग्लास की बेटा क्या है? लोअर। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से कूद के कहां भाग जाएंगे? सिल्क के कपड़े के ऊपर। ग्लास की रॉड कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। सिल्क का कपड़ा कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिवली चार्ज। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो बेटा ये सारे डायग्राम एक बार देखो, लिखो ये सारी बातें। तो बेटा अगर आप लोगों ने ये वाला डायग्राम बना लिया है, ये सारी चीजें लिख ली हैं, तो बेटा जो मैं बोल रहा हूं वो अब अपनी कॉपी में अपने नोट्स में साथ साथ लिखें। मैं क्या लिखने की बोल रहा हूं बात सुने। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिखा है कि भाई ग्लास की रॉड और सिल्क के कपड़े को जब आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा कहां से? ग्लास की रॉड से सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। तो उससे रिलेटेड मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, वो लाइन इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा डिटेल में बताएगी और साथ ही साथ में चार्जिंग बाई फ्रिक्शन को और डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। तो मेरे साथ साथ लिखो, जो मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में लिखिए। When we will rub glass rod with this silk cloth, when we will rub glass rod with this silk cloth, then electron will transfer from glass to silk. Then electron will transfer from glass to silk because electron holding capacity of silk is higher. Because electron holding capacity of the silk is higher कंपेयर टू दी ग्लास, कंपेयर टू दी ग्लास। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने ये चीज लिख ली होगी, आप लोगों को बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो रहे हैं, जो मेटेरियल इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ना चाह रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल ईजी बात है। चलो बेटा अगले मेथड की ओर जा रहे हैं। बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड टू चार्ज ए बॉडी? चार्जिंग बाय द कंडक्शन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कंडक्शन क्या है? बेटा ये कंडक्शन है ना, कंडक्टर से बना है, कंडक्टर। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कंडक्टर क्या है? तो बेटा मैं इस वाले मेथड को समझाऊं उससे पहले मैं बेटा अगले पेज पे जा रहा हूं। एक पेज में बेटा यहां पर जोड़ देता हूं और आपको समझाता हूं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में फर्क क्या है बेटा। तो एक बड़ी ही बेसिक बात, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो जब समय आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई कंडक्टर क्या होता है, अरे भाई इंसुलेटर क्या होता है, अरे भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक सी बात तीनों की कर लेते हैं। तो बेटा मैं वापस आऊंगा इस वाली स्लाइड पे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि आखिरकार कंडक्टर क्या होता है। व्हाट इज कंडक्टर? तो कंडक्टर के लिए बेटा लिखो मेरे साथ साथ, कंडक्टर इज द मेटेरियल, it is the material, it is the material which have large amount of free electrons, which have large amount of free electrons, large amount of free electrons for the conduction of electricity, for the conduction of electricity, for the conduction of electricity. What is the meaning of free electrons? बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मेटेरियल के अंदर फ्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह में फ्लो कर सकते हैं,
कोई बोले सर ये जो आपने फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसको भी थोड़ा डिटेल में बता दो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब विच कैन इजीली फ्लो, विच कैन इजीली फ्लो, उन इलेक्ट्रॉन्स की बेटा बात कर रहे हैं जो इजीली फ्लो करके इधर उधर जा सकते हैं। बेटा साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, तभी मजा आएगा पढ़ाई का। तो भाई कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने क्या बोला, इट इज द मटेरियल विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल बता दो, कौन से मटेरियल कंडक्टर होते हैं। बेटा आप लोग जो भी मेटल्स के नाम सुनते हो ना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, बेटा ये सारे के सारे कंडक्टर्स के अंदर आते हैं। तो चलो मैं लिख भी देता हूं, अपन लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन। बात कैच हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कंडक्शन किसके अंदर होगा, कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे मटेरियल्स जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से आराम से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं। इन्हीं की बात अपन लोग अभी करने वाले। लेकिन अब कंडक्टर्स की बात कर लिए तो अच्छा ये रहेगा कि साथ ही साथ में इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की भी बात हो जाए। तो बेटा चलो इंसुलेटर्स की भी बात कर लेते हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर को बेटा अगर आप चाहो तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऐसे भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स को नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर्स। तो बेटा इंसुलेटर के लिए लिखो, दीज आर द मटेरियल्स, दीज स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी क्या, दीज आर द मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स, दीज आर द मटेरियल्स which have no free electrons, which have no free electrons for the conduction of electricity, for the conduction of electricity। हम उन मटेरियल्स की बात कर रहे हैं बेटा जिन मटेरियल्स में बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यानी कि बेटा अगर आप चाहो कि उन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन को इधर उधर चला दो, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, या अपन बोले इंपॉसिबल टाइप का काम है। क्या कुछ एग्जाम्पल ले लें बेटा इंसुलेटर्स के। पहला एग्जाम्पल जैसे बेटा रबर, रबर हो गया बेटा एक एग्जाम्पल। और कोई बच्चा बोले सर एक और एग्जाम्पल बता दो, बेटा वुड, ड्राई वुड, वुड। और कोई बच्चा बोले सर एक और एग्जाम्पल, बेटा प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक। तो बेटा अगर जनरल बात करें तो इंसुलेटर क्या है, ऐसे मटेरियल्स जिसमें बिल्कुल ना के बराबर या है ही नहीं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर ही नहीं सकते। बात क्या छो पा रही होगी। तो चलो भाई कंडक्टर पढ़ लिया, इंसुलेटर पढ़ लिया, तो बेटा सेमीकंडक्टर्स की भी बात साथ साथ में हो जाए, ठीक है। मैं बेटा कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप अलग अलग कलर का यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा आप लोग थोड़ा सा समझ पाए कि भाई ऊपर वाली बात इसमें लिखी हुई है, व्हाइट में नीचे वाली बात लिखी हुई, ऐसे थोड़ा बहुत है ना, ताकि हल्का हल्का फर्क मालूम रहे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स आप सब लोग है ना बेटा न्यूज में सुनते होंगे कि अरे भाई सेमीकंडक्टर चिप्स की काफी कमी चल रही है। बेटा अगर हम एक्चुअल में देखें तो आजकल जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल फोन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, तो इन सब डिवाइसेस में जो पैनल्स बने हुए होते हैं, जो सर्किट्स बने हुए होते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। तो बेटा ये आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कितने इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है सेमीकंडक्टर। लेकिन अभी अपन लोगों को उतना डेप्थ में नहीं जाना है, कुछ कुछ पोर्शन सेमीकंडक्टर्स का हम लोग भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। तो अभी हम लोग समझते हैं आखिरकार सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं कौन से। दीज आर दी मटेरियल्स, फटाफट लिखें, दीज आर दी मटेरियल्स, दीज आर दी मटेरियल्स which have very low amount of, which have very low amount of free electrons, which have very low amount of free electrons। कोई बच्चा बोले सर एग्जांपल तो बता दो इसके सेमीकंडक्टर्स के एक दो, आपने तो बोल दिया बहुत ही कम अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन से, कोई एक दो एग्जांपल। बेटा सिलिकॉन, जर्मेनियम सबसे फेमस एग्जांपल है, और भी बहुत सारे होते हैं। कई सारे आज की तारीख में कंपोजिट मटेरियल्स हैं जो सेमीकंडक्टर वाला बिहेवियर शो करते हैं, कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, लेकिन सबसे फेमस जो एग्जांपल आपको एकदम जुबान पे याद रहने चाहिए वो एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल्स आर सिलिकॉन
SI जर्मेनियम। बेटा ये दो एग्जांपल याद रखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए अपन लोग, बहुत ज्यादा डिटेल में कब जाएंगे, जब थोड़ा करंट पढ़ेंगे और जब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात होगी, प्रॉपर चैप्टर ही बेटा सेमीकंडक्टर, तब आप लोग पूरा डेप्थ में चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन अभी मैंने ट्राई करी है कि बेसिक आइडिया आपको तीनों ही टाइप के मटेरियल का लग जाए। तो चलो वापस से आते हैं बेटा, वापस से आ रहे हैं और बात कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय द कंडक्शन प्रोसेस। तो बेटा क्या करा जाता है इसमें, बात समझो। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में ये एक बॉडी थी, क्या थी बेटा, ये एक बॉडी थी। ये बॉडी कैसी थी बेटा, चार्ज्ड बॉडी। कैसी बॉडी है बेटा, ये चार्ज, इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से चार्ज है। और एक दूसरी बॉडी है बेटा, ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी। कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी। और इस वाली अनचार्ज्ड बॉडी को आप लोगों ने क्या करा बेटा, एक तार से कनेक्ट कर दिया। ये तार लगा हुआ था, आप लोगों ने क्या करा, इस स्विच को चालू कर दिया और तार इसको बेटा यहां से यहां तक कनेक्ट कर रहा है। अब तार के कनेक्ट करने से होगा क्या, सुनो ध्यान से बात। ये दोनों ही बेटा जो बॉडीज है ना, ये दोनों बॉडीज कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डालो, व्हाट इज द कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग सकते हैं, घूम सकते हैं, चार्जेस का मूवमेंट हो सकता है। तो बेटा अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं, एक के ऊपर बेटा चार्ज है, दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं है, और आपने अगर इसको एक कंडक्टिंग वायर से अगर जोड़ दिया तो बेटा चार्जेस का क्या होगा, फ्लो होगा, और चार्ज थोड़ा थोड़ा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे यहां पर अगर प्लस में चार्ज था तो थोड़ा सा प्लस वाला चार्ज कहां आ जाएगा, इधर। जैसा कि हमको इस वाले डायग्राम में बता भी रखा है कि थोड़ा थोड़ा प्लस में चार्ज दोनों के ऊपर आ गया। फिर आप लोग बेटा कैंची लाओगे और इस वाले तारों को काट दोगे तो क्या होगा, थोड़ा चार्ज इसके ऊपर आ गया, थोड़ा चार्ज इसके ऊपर। तो बेटा जो बॉडी पहले अनचार्ज थी, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, क्या उसके ऊपर अब चार्ज आ चुका है, नहीं आ चुका है, आ गया। तो पहले जो बॉडी न्यूट्रल थी, अनचार्ज थी, वो भी अब चार्ज हो चुकी है। एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ना गलत बात बोली है। मैं बोलूंगा बेटा क्या गलत बोल दिया मैंने। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने बीच में बोला कि प्लस में चार्ज इधर से इधर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वास्तव में अगर अपन लोग देखें तो बेटा प्लस वाला चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स मूव ही नहीं करते हैं। एक्चुअली मूव कौन करते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब मैंने बोला ना कि प्लस वाला चार्ज इधर आएगा, कहने को अपन ऐसे बोलते रहते हैं। जनरली मैं भी कई बार आगे चल के ऐसा बोलूंगा कि भाई प्लस वाला चार्ज इधर चला गया, अरे भाई प्लस वाला चार्ज इधर चला गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्लस का चार्ज नहीं चलता है, चलता कौन है बेटा, नेगेटिव वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जब मैं बोल रहा हूं ना कि प्लस का चार्ज इधर आ गया, एक्चुअली माइनस वाला चार्ज इधर गया है। बात दिमाग में सेट कर लो, चाहे मैं या कोई और भी टीचर कभी बोले कि भाई प्लस वाला चार्ज कंडक्टर के अंदर मूव करा, बेटा प्लस वाला प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है। जनरली कुछ स्पेशल केसेस हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग अगर कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो जब भी मैं बोल रहा हूं कि भाई चार्ज मूव करा, एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन भागे इधर उधर। तो असलियत में क्या हुआ है, असलियत में क्या हुआ है, सुनना, थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इधर प्लस में चार्ज आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन गए तो इधर प्लस वाला चार्ज थोड़ा सा कम हो गया। बात क्या चौप आ रही है, लेट मी रिपीट। मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर चार्ज था प्लस में, इसके ऊपर था कोई भी चार्ज नहीं, यानी कि न्यूट्रल बॉडी थी। थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर भाग के पहुंचे, इधर हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इधर क्या आ गया बेटा, प्लस में चार्ज। तो हमारी बी वाली बॉडी भी क्या हो गई, प्लस में चार्ज वाली हो गई। आप लोग एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आई पॉज करो, फिर से सुनो बात। यही तो रिकॉर्डेड लेक्चर का मजा है, पॉज करके दोबारा से सुन सकते हो। दोबारा सुनो कि भाई कैसे हम लोगों ने कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इस बॉडी नंबर बी की चार्जिंग करी है। और अगर बात कैच हो चुकी है तो जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखो। क्या लिखोगे, लिखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ लिखो। पॉज कर दो, फिर लिखो, फिर दोबारा ओपन करो वीडियो को, फिर से प्ले करो, फिर से लिखो। तो जो मैं बोल रहा हूं सुने और लिखें। क्या लिखना है बेटा, when we will connect two conducting bodies, क्या लिखेंगे, when we will connect two conducting bodies with the help of a conducting wire, when we will connect two conducting bodies with the help of conducting wire। और बेटा ब्रैकेट में लिख लेना, one body is charged and another body is neutral। दोबारा से रिपीट करते हैं, क्या लिखना है बेटा,
व्हेन वी विल कनेक्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वन बॉडी इज चार्ज्ड, अनदर बॉडी इज न्यूट्रल, ब्रैकेट बंद। देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, charge will flow one body to another, and uncharged body will also become charged, and uncharged body will also become charged। और फुल स्टॉप। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही? देखो बेटा, डायग्राम हम लोगों ने बना रखे हैं, ये डायग्राम अपनी कॉपी में के अंदर एज इट इज बनाओगे, जो मैंने समझाया उसे बार बार समझोगे, बार बार देखोगे, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसे भी लिखते हुए जाओगे। बात कैच हो पा रही है बेटा? आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक, यानी कि चार्जिंग बाय द कंडक्शन, आप लोगों को बात कैच हो पा रही होगी। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने अभी यहां तक सारी चीजें लिख ली होंगी कि कैसे चार्जिंग हो रही है, कैसे बाय द हेल्प ऑफ कंडक्शन चार्जिंग हुई है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स बी वाली बॉडी से चलते हुए ए वाली बॉडी पे गए, और जो बॉडी पहले अनचार्ज थी उसके ऊपर भी चार्ज आ गया। तो चलो बेटा अब अगले मेथड की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला मेथड क्या है किसी बॉडी को चार्ज करने का। तो बेटा अगले मेथड का जो नाम है वो है चार्जिंग बाय द इंडक्शन। तो बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन समझेंगे, देखेंगे किस किस तरीके से चार्जिंग बाय इंडक्शन होती है, लेकिन पहले इंडक्शन को समझें कि व्हाट इज द इंडक्शन। बेटा इंडक्शन का मतलब हिंदी में होता है प्रेरण, ऐसे ही बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन समझे कि आखिरकार इंडक्शन का मतलब क्या है। बेटा वैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, यहां पर ऑलरेडी बना के लाए हैं, लेकिन फिर भी अपन लोग एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्या होगा। जैसे लेट अज्यूम बेटा ये एक बॉडी है, कैसी बॉडी है बेटा? न्यूट्रल। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, न्यूट्रल टाइप ऑफ बॉडी। इस न्यूट्रल टाइप ऑफ बॉडी के पास में बेटा अगर मान लो आप एक चार्ज बॉडी लेके आए, जैसे मान लो मैं एक रॉड लेके आया, इस वाली रॉड के ऊपर बेटा चार्ज कैसा था? प्लस वाला चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? प्लस वाला। तो ये प्लस वाला चार्ज बेटा क्या करेगा? इस वाली न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी में से, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सर क्यों अट्रैक्ट करेगा? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस वाला चार्ज माइनस वाले चार्ज को अपने पास खींचता है। तो बेटा ये जो प्लस वाला चार्ज है, ये इस वाली बॉडी के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां? इसके नजदीक आना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां पहुंच जाएंगे? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन ये नजदीक पहुंच गए, इस वाली रोड के नजदीक आ गए। ओके, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इस वाले इलाके से भाग के इस वाले इलाके में पहुंचे, तो इधर की तरफ क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी? बिल्कुल कमी हो जाएगी। तो इधर प्रोटॉन्स थोड़े ज्यादा बचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम हो गए। तो इस प्रोसेस को कि आपने नजदीक ला करके कोई चार्ज रखा, उस कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। बेटा इन चार्जेस को बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलेंगे बेटा? इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस। और बेटा यही चीज हम लोगों ने यहां पर बना रखी है। एक कंडक्टिंग बॉडी थी, पास में बेटा चार्ज पार्टिकल लाए, ये वाला चार्ज पार्टिकल प्लस वाला है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसको हम लोगों ने प्लस चार्ज से शो कर दिया। बिल्कुल सिंपल। अब भाई इसकी वजह से चार्जिंग कैसे करेंगे? चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे चार्जिंग करेंगे। ध्यान से देखना बेटा बात, और अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते हुए जाना। तो बेटा इसके अंदर मैं ना आप लोगों के साथ में दो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं। कितने मेथड? 2 मेथड्स। तो पहला हो गया बेटा मेथड नंबर 1, M1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M1? मेथड नंबर 1। तो ध्यान से सुनो, ये एक बेटा न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। और बेटा जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक बॉडी प्लस चार्ज वाली अपन पास में लिया है। ओके, तो अब क्या होगा? इधर आ गया बेटा माइनस 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 वाला चार्ज, इधर आ गया बेटा प्लस 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 वाला चार्ज, इधर माइनस इधर प्लस। अब आप क्या कर सकते हो? सुनो ध्यान से बात। आप एक काम करो, एक और न्यूट्रल बॉडी ले आओ। ये कैसी बॉडी है? अनोदर न्यूट्रल बॉडी, अनोदर न्यूट्रल बॉडी। और इस वाली बेटा अनोदर न्यूट्रल बॉडी को ला करके क्या करना है? एक तार से जोड़ देना। एक तार से जोड़ा,
तो बेटा क्या होगा, इधर वाला जो प्लस वाला चार्ज है वो इधर थोड़ा बहुत चला जाएगा, या आप ऐसे बोलो कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन भाग के इस प्लस वाले चार्ज के पास आ जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा प्लस चार्ज कहां चला गया, इधर। तो अगली फोटो बेटा कैसी बनेगी, ध्यान से देखें, ये वाली बॉडी है, इसको मैंने इधर बनाया, इसके माइनस वाले चार्जेस बेटा ये रहे, और प्लस वाले चार्जेस थोड़े से कम बनाऊंगा क्योंकि प्लस वाले चार्जेस कहां चले गए बेटा, इधर। तो प्लस के चार्ज भाई मैं थोड़े से कम बना रहा हूं, ये कम बनाया मैंने चार्ज, और बाकी के प्लस वाले चार्जेस बेटा कहां पहुंच गए, इस वाली बॉडी के ऊपर। तो बाकी के प्लस वाले चार्जेस इधर पहुंच चुके हैं बेटा। फिर हमने क्या करा, कैंची ली और इस वाले तार को काट दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये तार कट चुका है बेटा। अब आप लोग देखो, ये वाली बॉडी जो पहले न्यूट्रल थी उसके ऊपर माइनस वाले चार्ज हो गए ज्यादा, प्लस वाले चार्ज हो गए कम। क्या इफेक्टिवली ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, नहीं हो गई, नेगेटिवली चार्ज। और बेटा ये वाली बॉडी जिसके ऊपर अब केवल प्लस प्लस में चार्ज दिख रहा है, क्या बेटा ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, नहीं हो गई। देखो ये मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात क्या हो पा रही है, नहीं हो पा रही। एक बॉडी हो गई बेटा नेगेटिवली चार्ज, एक बॉडी हो गई बेटा पॉजिटिवली चार्ज। शुरू में दोनों ही न्यूट्रल थी, अब दोनों ही चार्ज हो गई। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझो। एक चार्ज वाली बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाए, चार्ज इंड्यूस्ड हुए, इधर माइनस चार्ज, इधर प्लस में चार्ज। एक और न्यूट्रल बॉडी लाए, तार से कनेक्ट करा, इधर का प्लस वाला चार्ज बेटा इधर आ गया। तो थोड़ा सा प्लस में चार्ज इधर, वो इधर दिख रहा है। जो इधर से चार्ज इधर गया उसने क्या करा, इधर प्लस वाले चार्ज को कम कर दिया। तो माइनस वाला चार्ज ज्यादा, प्लस वाला चार्ज कम। तो इफेक्टिवली ये वाली बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। एग्री कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो इसको बोलेंगे बेटा मेथड नंबर 1। हमने इंडक्शन के थ्रू मेथड नंबर 1 को देख लिया है कि ऐसे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब बेटा मैं जा रहा हूं मेथड नंबर 2 बताने। मेथड नंबर 2 भी काइंड ऑफ कुछ कुछ ऐसा ही है, हल्का सा फर्क आ जाएगा। चलो देखो इधर देखो कैसे करेंगे मेथड नंबर 2 के अंदर चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ये बेटा मैंने एक फिर से कंडक्टिंग बॉडी ली, न्यूट्रल। मेरे साथ साथ नोट्स लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो लिखना चालू करो, वरना फिर मजा नहीं आता है। तो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। फिर से आपने क्या करा, एक प्लस चार्ज वाली एक रॉड को पास में ला करके रख दिया। अब प्लस चार्ज वाली रॉड क्या करेगी बेटा, बताओ सारे बच्चे, क्या करेगी ये रॉड? ये रॉड अपने पास में नेगेटिव चार्ज को बुला लेगी, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिवली ये वाला चार्ज हो जाएगा बेटा प्लस वाला। कितना चार्ज हो गया बेटा, ये कैसा चार्ज हो गया बेटा, ये प्लस वाला चार्ज। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग इधर से एक वायर लगाओ और उसको अर्थिंग कर दो। अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल होता है बेटा जो मैं अब लगा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग? आपने इस वाली बॉडी को जमीन से कनेक्ट कर दिया, और जमीन बेटा हम लोग कैसी मानते हैं कि जमीन कितना भी चार्ज दे सकती है, कितना भी चार्ज ले सकती है। तो बेटा जमीन यहां पर, ग्राउंड यहां पर क्या करेगा, अर्थ यहां पर क्या करेगी, ये थोड़ा बहुत प्लस वाला चार्ज अपने पास में ले जाएगी। यानी कि यहां पर जो ये प्लस वाला चार्ज था थोड़ा सा जमीन पी जाएगी, जमीन खा जाएगी। तो बेटा फाइनली ये वाली जो न्यूट्रल बॉडी पहले हुआ करती थी, ये बॉडी अब कैसी हो जाएगी, माइनस वाले चार्जेस तो ज्यादा रहेंगे लेकिन प्लस वाले चार्जेस कम हो जाएंगे। माइनस वाले चार्जेस ज्यादा और प्लस वाले चार्जेस थोड़े से कम। तो ये वाली बॉडी इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज्ड अप हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज ये वाली बॉडी हो गई। फटाफट देखो, फटाफट ऑब्जर्व करो, एक प्लस चार्ज वाली रॉड को मैं पास में लाया तो भाई इधर चार्ज इंड्यूस हुए, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास से मैंने क्या करा, वायर निकाला, अर्थिंग कर दी। जैसी अर्थिंग करी बेटा कुछ प्लस वाले चार्ज कहां चले जाएंगे, अर्थ के अंदर, और प्लस वाले चार्जेस की बेटा क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमी। तो इफेक्टिवली ये वाली बॉडी कैसी हो गई बेटा, नेगेटिवली चार्ज। दोनों मेथड क्लियर है कि नहीं है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ध्यान से टाइम लेके दोनों मेथड्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से सुंदर सुंदर डायग्राम बनाओ। साथ आ पा रहे हो बेटा, नहीं साथ आ पा रहे हो तो वापस से पॉज करो, सोचो, फिर भी बात कैच नहीं हो रही है, पीछे जाओ वीडियो में, वापस से देखो। यही तो खूबसूरती रिकॉर्डेड लेक्चर्स की।
आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ चल पा रहे होगे, कॉप अप कर पा रहे होगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले मेथड पे देखते हैं अगला मेथड क्या है चार्जिंग का। तो चलो भाई अगले मेथड की ओर चल रहे हैं, थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, कई बच्चों को नाम अगर प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे भी होती है बेटा। थर्मियोनिक एमिशन, दोबारा बोल दूं, थर्मियोनिक एमिशन। अगर नहीं बोला जा रहा है फिर भी थर्मल एमिशन बोल दो। मैं तो जब स्टूडेंट था थर्मल एमिशन ही बोल देता था। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल एमिशन? ये किताबी बातें होती रहेंगी, पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मियोनिक एमिशन और थर्मल एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सुनना ध्यान से बात, समझो, कॉपी पेन को साइड रख दो, बस बात सुनो। देखो बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। जब मैं बोलता हूं कॉपी पेन को साइड रख दो, मेरी बात सुनो, तो आई लिटरली मीन दैट। मैं वास्तव में ये चाह रहा हूं कि आप कॉपी पेन को साइड रख दो और बस मेरी बात सुनो। बेटा लेट एज्यूम ये कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब गर्म कैसे करोगे? हीट अप, आग जलाओगे नीचे या कुछ हीट किसी भी तरीके से प्रोवाइड करोगे। जब आप किसी बॉडी को हीट अप कर रहे हो बेटा, तो क्या होगा, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। हाई एनर्जी स्टेट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के इधर उधर भागने लगेंगे। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, आपने बोला और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के कारण क्या पता मेटल की सरफेस को निकल के बाहर चले जाएं, मेटल की सरफेस को क्रॉस करके बाहर कूद के भाग जाएं। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागने लगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूर दूर जाने लगे, तो क्या बेटा इस मेटल की बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? दोबारा सुनना, मेटल की न्यूट्रल बॉडी थी, कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी थी, आपने आग जला के गर्म करा। गर्म करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर ज्यादा एनर्जी आ गई। वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के कारण निकल निकल के बाहर भागने लगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के भाग जाएंगे तो मटेरियल के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इफेक्टिवली ये वाली बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड अप। क्या हो जाएगी बेटा ये वाली बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज्ड अप। अगर लिखना चाहो कि सर थोड़ी बहुत है ना लाइनें भी लिखवा दो, अच्छा लगता है, कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो बेटा मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे साथ साथ लिखेंगे। चलो कॉपी पेन उठाओ, लिखना चालू करो। इफ वी विल हीट अप ए कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी, दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, इफ वी विल हीट अप ए न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, then due to thermal energy, then due to thermal energy, electrons will get energized and leave the metal surface. Then electrons will get energized and leave the metal surface. कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे। Due to deficiency of electrons, due to deficiency of electrons, conducting body will become positively charged. Conducting body will become positively charged. अगर नहीं लिख पाए हो रुक जाओ, तसल्ली से रहो, वापस पीछे जाओ, वापस से मेरी बात सुनो और अपनी कॉपी में बढ़िया बढ़िया से सारी बातें लिखो। बात समझ में आ पा रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा बात कैच हो पा रही होगी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है। चलो बेटा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं थर्मियोनिक एमिशन आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि क्या होता है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को थर्मियोनिक एमिशन अभी तक बात आ चुकी होगी समझ में। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग थर्मियोनिक एमिशन के अंदर? हम लोगों ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर भाग जाएंगे और बॉडी कैसे हो जाएगी बेटा? इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज। तो चलो इस बात को यहीं पे रोक के अगले वाले मेथड पे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या प्रोसेस हैं और क्या क्या मेथड है जिसके थ्रू अपन लोग किसी भी बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। तो बेटा अगला मेथड क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेथड। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना बेटा, हमारे फिजिक्स में भी एक अलग से चैप्टर है, बाद में आएगा थोड़ा लेकिन है चैप्टर। और बेटा केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हो। तो और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेटा आइंस्टाइन साहब ने भी काफी काम किया, नाम तो सुना होगा ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उन ग्रेट साइंटिस्ट ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले फील्ड में काफी काम किया है, काफी मेजर काम किया है। तो बेटा पहले समझते हैं आखिरकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिर इसके बारे में कुछ कुछ बातें बेटा लिखवाऊंगा भी सारी।
पहले बात को समझो। जैसे बेटा सबसे पहले तो कॉपी पेन साइड, मेरी बात सुनेंगे। जैसे बेटा लेट अज्यूम ये जो मेरी हथेली, मेरा हाथ दिख रहा है, इट इज ए मेटल सरफेस। और बेटा इस मेटल सरफेस के ऊपर जब आप लाइट गिराओगे, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट हुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट? क्या होता है बेटा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का मतलब? सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपने फ्रीक्वेंसी ऐसी दी कि जो लाइट के फोटॉन्स आ रहे हैं वो हाई एनर्जी के हैं, इतनी एनर्जी के फोटॉन्स है कि अगर उन फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया जाए, दोबारा बात सुनना, इतनी ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स है बेटा कि अगर उन फोटॉन्स को आप इलेक्ट्रॉन्स को दे दो तो इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल सरफेस के बाहर जाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट का मतलब क्या है कि फोटॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि फोटॉन्स अगर आए और इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मेटल बॉडी से निकल के बाहर भाग सकते हैं। वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि मेटल बॉडी से कूद के बाहर भाग जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी से कूद के बाहर चले गए तो क्या मेटल बॉडी इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हां कि ना? बिल्कुल। तो हम लोग यही इस डायग्राम के अंदर बेटा शो कर रहे हैं कि एक लाइट आई, उस लाइट के फोटॉन्स आए, वो फोटॉन्स मेटल बॉडी के ऊपर गिरे और इलेक्ट्रॉन्स ने, जो इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करा और उनको एनर्जी मिली और वो इलेक्ट्रॉन्स निकले कहां भाग गए? बाहर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए तो क्या हो जाएगा? ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन ये लाइट कैसी होनी चाहिए? अच्छी फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की। तो अपन लोग लिख देते हैं कि ये लाइट कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाली, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की ये वाली लाइट होनी चाहिए। यानी कि बेटा इसकी जो फोटॉन्स है, क्या है? फोटॉन्स, लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो हाई एनर्जी के होने चाहिए, तभी ऐसा होगा, हाई एनर्जी। अब कोई बच्चा बोले सर कितनी हाई एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी? सर प्रॉपरली पूरा डिटेल में बात कब करेंगे? बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब पूरी डिटेल में बात होगी। अगर आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा तो वहां आप पहले पढ़ लोगे, अगर फिजिक्स में पहले पढ़ा तो फिजिक्स में पढ़ लोगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो बेटा सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, फोटॉन्स अच्छी एनर्जी के थे, फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन ने कैच कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिली, इलेक्ट्रॉन ताकतवर हो गए, मेटल से बाहर भाग गए। और अगर मेटल से बाहर इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इलेक्ट्रॉन्स की हो गई कमी, मेटल बॉडी हो गई बेटा कैसी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये बात तो मैंने पूरी समझाई। अब चलो इसको लिखवा भी दें, क्योंकि आप लोग कितना याद कर पाओगे, थोड़ा बहुत लिख भी लेना चाहिए साथ साथ में। तो बेटा मैं जो जो बातें बोल रहा हूं वो बातें आप लोगों को साथ में साइड में लिखनी है। पहले ये डायग्राम बनाओगे, फिर साइड में जो मैं बोल रहा हूं वो चीज लिखोगे। तो सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ, कॉपी पेन उठा लो, लिखना चालू कर दो। डायग्राम बना करके साइड में जो मैं बोल रहा हूं वो चीज लिखनी है। लिखो बेटा, क्या लिखेंगे? सुनते जाओ। When light of sufficient frequency, क्या बोल रहा हूं? When light of sufficient frequency will fall on the metal surface, when light of sufficient frequency will fall on the metal surface, then electrons will absorb the photons, then electrons will absorb the photons and will get energized. दोबारा से रिपीट कर दूं, when light of sufficient frequency will fall on the metal surface, then electrons will absorb the photons and get energized. कॉमा लगाओ और फिर लिखो, and electrons will leave the metal body, and electrons will leave the metal body, and metal body will become positively charged in nature, and metal body will become positively charged in nature. अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं जैसा पहले भी कई बार बोल चुका हूं, पॉज करेंगे, पीछे जाएंगे, वापस से प्ले करेंगे और फिर पूरे लिखेंगे। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, तभी मजा आएगा। बेटा इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप लोग यही मानो कि आपके रेगुलर क्लास की तरह जैसे नोट्स बनाते हो, बिल्कुल वैसे, तभी पर्पस आपका कंप्लीट हो पाएगा, तभी आप कुछ बढ़िया इन लेक्चर से अचीव कर पाओगे, वरना फिर सब वेस्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चाहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, चाहे कंप्लीट नोट्स बनाओ, चाहे बार बार देखो, लेकिन कुछ ना कुछ अपन समराइज वे में या फुल डिटेल्ड वे में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये बात
कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू कैसे अपन किसी बॉडी को चार्ज अप कर रहे हैं। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने लिख ली होगी। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले मेथड को देखते हैं कि अगला मेथड क्या है। ऐसा कौन सा अगला वाला मेथड है जिसके थ्रू अपन लोग एक और मेटल बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं। अगले वाले मेथड का नाम है बेटा फील्ड एमिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मेथड? फील्ड एमिशन। अब बेटा जो ये फील्ड है ना, इस फील्ड के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड जिन लोगों को नहीं मालूम हो, मैं थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड ना तैयार कर देता हूं। बेटा एक जो चार्ज होता है ना, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे प्लस वाला चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करी, उसी फील्ड के कारण वो माइनस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, प्लस वाले चार्ज को अपने से दूर धक्का देता है। दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूं, दोबारा मेरी बात सुनो। कोई भी चार्ज अपनी सराउंडिंग में अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। हम लोगों ने जीके ऑफ चार्ज में ये वाली बात बताई भी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई भी चार्ज है वो अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, उस एनवायरनमेंट के कारण ही, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही माइनस वाले चार्जेस प्लस के चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और प्लस वाले चार्जेस प्लस के चार्ज से रिपेल होंगे। बात क्या छो पा रही है? तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा बात हो रही है यहां पर फील्ड एमिशन में। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो बेटा जैसे मान लो, बात सुनना ध्यान से, कॉपी पेन साइड समझना यहां पर चालू। बेटा ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। क्या है ये? न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। तो बेटा इस वाली न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर हम लोगों ने क्या करा? बाहर से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो बेटा जो ये ई लिखा हुआ है ना, ये क्या है? बाहर से आया हुआ, बाहर से लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं? एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? बाहर से लगाया हुआ। तो अब सोचो बेटा, बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा? लगेगा भाई। इलेक्ट्रॉन्स क्या सरफेस के पास में पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे भाई। लेकिन फिर भी मानो, आप लोग माने ही नहीं। आप लोगों ने बोला कि सर हम तो और ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को और ताकतवर कर दिया, मोर पावरफुल। क्या कर दिया? मोर पावरफुल। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मोर पावरफुल करते जाओगे और ज्यादा ताकतवर करते जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था ना, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा अगर बाहर की तरफ फोर्स लगा, तो शायद इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल बेटा। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल के बाहर भागे तो यहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब बेटा, नया डायग्राम कैसा बनेगा इस कंडक्टिंग बॉडी का? ये वाली कंडक्टिंग बॉडी हो जाएगी इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी हो जाएगी बेटा ये वाली बॉडी? पॉजिटिवली चार्ज्ड इन नेचर। पॉजिटिवली चार्ज्ड इन नेचर। लिखते जा रहे हो, नहीं जा रहे हो भाई? पॉजिटिवली चार्ज्ड इन नेचर। बात क्या चौपारी होगी बेटा आप लोगों को? ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड इन नेचर। तो क्विकली बेटा अपन लोग सारे के सारे जितने भी मेथड अपन लोगों ने बॉडी की चार्जिंग के पढ़े हैं ना, चलो एक बार रिवाइज करेंगे। सबको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ताकि ये वाला टॉपिक हमारा मजबूत हो जाए, एकदम सॉलिड हो जाए। तो बेटा चलो शुरू से रिवाइज करना चालू करते हैं। 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो इधर बेटा, सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा? चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। रिवाइज करवा रहा हूं, सुनते जाओ, कॉपी पेन साइड। 2 बॉडी को रब करा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज हुए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे गए। कहां से जाएंगे? जिसने हल्के से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा था। किधर जाएंगे? जो टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाह रहा है। सिल्क वाला एग्जाम्पल और ग्लास की रोड का एग्जाम्पल दिया था। इलेक्ट्रॉन ग्लास की रोड से कूद के सिल्क के कपड़े के ऊपर चले जाएंगे। बात क्लियर हो पा रही है? अगले मेथड के अंदर गए, कंडक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज करा। व्हाट इज द कंडक्शन? एक बॉडी ली बेटा चार्ज वाली, दूसरी बॉडी ली अनचार्ज वाली,
एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, चार्जेस मूव करे, दोनों बॉडी पर थोड़े थोड़े चार्जेस आ गए, तार को कैंची से काट दिया। अरे भाई मैं बार बार कैंची बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सीजर्स की बात हो रही है बेटा, सीजर्स। तो सीजर्स लेकर के आपने क्या करा, वायर को कट कर दिया, तो दोनों बॉडी कैसी हो गई, चार्ज अप। दोनों बॉडी के ऊपर क्या आ गया बेटा, चार्ज आ गया। बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? चलो फिर जो बच्चे कंडक्टर शब्द से ही परिचित नहीं है, सर क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है सर इंसुलेटर, क्या होता है सर सेमीकंडक्टर, तो उनके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड के ऊपर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर ली। कंडक्टर्स बेटा वो मटेरियल हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ना के बराबर या जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जिसमें वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा आगे वाले पोर्शन में होती रहेगी। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो ये बात अपन लोगों ने करी। अगले मेथड को देख लेते हैं बेटा। अगला मेथड क्या था, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। इसमें अपन लोगों ने दो दो मेथड देखे थे। क्या थे दोनों मेथड, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पहले वाले मेथड में हम लोगों ने क्या किया, एक बॉडी ली, न्यूट्रल कंडक्टिंग, एक चार्ज्ड बॉडी को पास में लाया। तो चार्ज वाली बॉडी बेटा क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगी। तो एक तरफ आ गए बेटा इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि प्लस वाला चार्ज। फिर आप लोगों ने क्या किया, दूसरी न्यूट्रल बॉडी को साइड में रखा, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है थोड़ा सा इधर चला गया, या बच्चे बोलेंगे थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो इधर थोड़ा सा प्लस में चार्ज, इधर नेट नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दोनों न्यूट्रल बॉडी बेटा कैसी हो गई, थोड़ी थोड़ी चार्ज अप। पक्की बात, पहला मेथड क्लियर। ओके, सेकंड वाले मेथड के अंदर देख लेते हैं क्या करना है। फिर से न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी ली, फिर से एक चार्ज बॉडी को पास में लाए, फिर से चार्ज इंड्यूस हुए, लेकिन इस बार हम लोगों ने अर्थिंग कर दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग, तार लिया, कंडक्टिंग तार जमीन से जोड़ दिया। और जमीन बेटा, ग्राउंड बेटा क्या करता है, कितना भी चार्ज दे सकता है, कितना भी चार्ज ले सकता है। तो बेटा ये जो काफी सारा प्लस में चार्ज था, कौन खा गई, जमीन। और इफेक्टिवली यहां पर प्लस में चार्ज कम, माइनस में चार्ज ज्यादा, और ये वाली बॉडी इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज हो गई है। कैसी हो गई बेटा ये वाली बॉडी, इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो मुझे लगता है चार्जिंग बाय द इंडक्शन भी हम लोगों को बात कैच हो पा रही होगी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगले मेथड को देखते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। ये बोले थर्मल एमिशन। बेटा इसमें क्या था, बहुत सिंपल सी बात है। कंडक्टिंग बॉडी ली, हीटअप किया, हीटअप करने पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो गए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा कि वो मेटल बॉडी से निकल के बाहर भागने लगे। अगर इलेक्ट्रॉन मेटल बॉडी से बाहर भाग जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और हो गई कमी। बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर। बॉडी कैसी हो गई बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इन नेचर। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? ओके, फिर चलो अगले मेथड पे चलते हैं बेटा। अगला मेथड क्या था, अगला मेथड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या था, आपने सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, तो जो फोटॉन्स थे हाई एनर्जी के थे, वो फोटॉन्स गए इलेक्ट्रॉन्स में जाकर के एब्जॉर्ब हुए। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल निकल के भागने लगे। इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। बात कैच हो पा रही होगी, मुझे लगता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले मेथड को देखते हैं, फील्ड एमिशन। यहां पर फील्ड से मतलब है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपने इसमें क्या किया, ध्यान से सुनना। आपने बाहर से एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करके भागने लगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा ताकतवर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आकर के, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स मेटल बॉडी को छोड़ छोड़ के बाहर निकलने लगे, तो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। और बेटा ये वाली बॉडी इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी नेचर वाइज। क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी इन नेचर। ओके, तो ऐसा कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर, तब ऐसा होगा। तो ये सारे मेथड बेटा अपन लोगों ने देखे, जो मेथड्स
के थ्रू अपन लोग किसी बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं। बात कैच हो पा रही होगी। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को सारे के सारे चार्जिंग के मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बेटा एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कुलैम्स लॉ के ऊपर। अब वास्तव में न्यूमेरिकल पोर्शंस आएंगे कब? जब हम लोग कुलैम्स लॉ पढ़ लेंगे, तब मजा आएगा बेटा न्यूमेरिकल्स का। तब होगी बातें थोड़ी जेई मेन जेई एडवांस लेवल की। अभी तक तो बेस बना रहे थे, व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्जिंग। रियल पंच तो टॉपिक के अंदर अब आने वाला है बेटा। मजा तो अब आएगा जब कुलैम्स लॉ पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें होंगी, तब बनेंगे लेवल के सवाल, तब आएगा लेक्चर्स में मजा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो भी हमने चार्जिंग के मेथड्स पढ़े उसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल। इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। तो भाई ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज क्यों एक्वायर करा? क्योंकि सिल्क इलेक्ट्रॉन से छीन के ले गया, यानी कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? सिल्क को। तो बेटा देखो प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, गलत बात, प्रोटॉन कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड, नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ग्लास रॉड, रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इट। ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां से भाग गए। करेक्ट, सिंपल, एकदम इजी। तो बेटा यहां पर अपन लोगों ने बेसिक्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग देख लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर जा रहे हैं बेटा, कुलैम्स लॉ। तो बेटा कुलैम्स लॉ या हम बोले इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात अपन लोग करने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन को बेटा साइड रख दो और बात समझो मैं क्या बात बोलने जा रहा हूं। बेटा लेट अज्यूम ये एक चार्ज है बेटा Q1 और बेटा ये एक दूसरा चार्ज है Q2। तो Q1 Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स किस तरीके से लगेगा, यही बात कुलैम्स लॉ बताता है। तो कुलैम्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात जो कुलैम्स लॉ है ना बेटा, ये कुलैम्स लॉ फॉर द पॉइंट चार्जेस है। यानी कि मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं मैं ये मान के लिख रहा हूं कि Q1 Q2 बेटा क्या है? पॉइंट चार्जेस। दोबारा सुन लो बात, क्या है? पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। तो बेटा Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हुए, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? स्मॉल r। तो बेटा Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है, Q1 ने Q2 के ऊपर बेटा जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहली बात Q1 इंटू Q2 के। सेकेंड बात, ये इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा 1/r² के। ऐसा किसने बताया? सर सपनों में आया क्या? सर क्या कोई प्रूफ है क्या? बेटा ये नेचुरल लॉज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉज? हमने एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को ऑब्जर्व करा, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाकर के बेटा ये मालूम पड़ा कि Q1 Q2 के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स। और बेटा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये बात मालूम पड़ी कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो रही है बेटा K Q1 Q2/r²। अब सर ये K क्या है? ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आया है, सर इस K की वैल्यू क्या होगी? बेटा इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। 9 इंटू 10 की पावर 9। बेटा ये कब है 9 इंटू 10 की पावर 9? जब हमने इन चार्जेस को कहां रखा है? आइदर इन वैक्यूम और इन एयर। मान लो बेटा ये Q1 Q2 चार्जेस कहां रखे हुए हैं? एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर। तो बेटा इस K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर कोई दूसरा मीडियम हुआ तो? करेंगे बेटा बात, विश्वास रखो, देखेंगे कि अगर कोई मीडियम में दोनों चार्जेस रखे हुए हैं तब क्या होने वाला है। तो बेटा K की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10 की पावर 9। सर यूनिट भी लिख दें क्या इनके साथ में? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। क्या यूनिट हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये बेटा K की यूनिट होगी। आप लोग अगर K को और डिटेल में लिखना चाहो, और ज्यादा डिटेल में बात करना चाहो, तो बेटा K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज आ गई भाई? एप्सिलॉन नॉट आ गई बेटा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द
फ्री स्पेस ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के लिए ये वाली बेटा वैल्यू है। अब कोई बच्चा बोले सर ये जो एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है इसकी वैल्यू भी तो बता दो। बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 8.85 10 की पावर -12। दोबारा बात सुन लो, 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12। और यूनिट की अगर बात की जाए बेटा तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा क्या हो गया? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इस वाले डाटा को भूल जाओ, वापस से कूलम्ब फोर्स पे आते हैं, दोबारा से समझते हैं कूलम्ब फोर्स क्या था बेटा। कि अगर आपने Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज लिए हैं, उनके बीच की दूरी बेटा अगर R है, तो Q1 ने Q2 के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स या जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाया होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है इन द केस ऑफ वैक्यूम एंड एयर? 9 इंटू 10 की पावर 9। के को अपन और क्या लिख सकते हैं? एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 8.85 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैच कर पा रहे हो? चलो वापस से इधर आ गए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चे बोलेंगे सर क्या बस इतना ही याद करना? नहीं बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों को याद करनी है। क्या याद करनी है बेटा? वेक्टर फॉर्म। तो बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि भाई दो पॉइंट चार्जेस अगर फ्री स्पेस में वैक्यूम में रखे हुए या एयर में रखे हुए तो उनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया। लेकिन अब इसमें बेटा अपन करने क्या वाले हैं आगे? अपन दो बातों को क्लियर करने वाले हैं कि भाई पहली चीज तो अगर वेक्टर के फॉर्म में आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सेकंड बात कि अगर ये चार्जेस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं तब क्या होगा। तो अगर ये दो बातें अगर क्लियर हो गई ना बेटा तो हमारा कूलम्ब्स लॉ के अंदर काफी कुछ बर्डन हल्का हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा मेरी बात सुनो। पहला मकसद हमारा क्या है? पहला मकसद हमारा ये है कि हमको ये बात क्लियर हो जाए कि अगर ये दोनों चार्जेस मीडियम में हैं तो क्या होगा, और हमको ये क्लियर हो जाए कि अगर वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स को लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे। तो अभी का हमारा मकसद ये हम इन दोनों चीजों को क्लियर कर लें। तो थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन साइड, चुपचाप ध्यान लगा के मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे इधर देखो, मैं इधर बात कर लेता हूं बेटा किसकी? वैक्यूम की या एयर की। तो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, इसकी बात मैं इस तरफ कर रहा हूं। और कोई मीडियम है बेटा, क्या है? कोई मीडियम। तो बेटा फ्री स्पेस के अंदर क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, कैसे चार्ज? पॉइंट चार्ज। और Q1 Q2 के बीच की बेटा डिस्टेंस कैसी हुई? R के बराबर। तो बेटा Q1 ने Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा? ये फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डिटेल में लिखूं मैं अगर इसको तो K की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन बेटा मीडियम के अंदर अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो क्या होगा? सुनो ध्यान से, ये Q1 ये Q2 और इनके बीच की दूरी है बेटा R। तो अब Q1 ने Q2 के ऊपर बेटा जो फोर्स लगाया होगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इट इज एप्सिलॉन। देखो यहां एक छोटा सा नॉट है, जीरो है, एप्सिलॉन नॉट, इट इज ओनली एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये वाला फोर्स लगेगा कब? जब मीडियम के अंदर दोनों पॉइंट चार्जेस रखे हुए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट का तो नाम आपने बताया था, क्या नाम होता था बेटा? दोबारा बोलो, दोबारा मन में सोचो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू कितनी थी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या थी बेटा?
यूनिट को याद करो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद आ रही है बातें? ओके, तो अब एप्सिलॉन की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? जिस वाले मीडियम में इन दोनों चार्जेस को रखा हुआ है। जैसे मान लो बेटा पानी के अंदर रखा हुआ है, मान लो केरोसिन के तेल में रखा हुआ है। बात कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो बेटा एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन इज दी एब्सोल्यूट, मेरे साथ साथ लिखना आप चालू करो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। ओके, तो सर इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल बेटा फर्क है। मीडियम के लिए ये वाली वैल्यू कुछ अलग होगी, और फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन लोग बता ही चुके हैं। अच्छा, अगर बेटा आप ई को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, यानी कि बेटा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? ई आर। अब इस ई आर का नाम क्या है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अरे भाई ये क्या है? मीडियम की परमिटिविटी। ये क्या है? एयर की, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। दोनों का रेशो लिया तो हमको जो चीज मिली उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। ओके, अच्छा अब एक बात है ना, ध्यान से सुनो। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों सेम यूनिट वाली चीजें, सेम डायमेंशन वाली चीजें, और सेम यूनिट सेम डायमेंशन वाली चीजों को डिवाइड करोगे तो एक डायमेंशन लेस नंबर मिलने वाला है बेटा। यानी कि ये ई आर क्या होगा? एक डायमेंशन लेस नंबर। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस नंबर। बात कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अब कोई बच्चा बोले सर ये ई आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? बेटा ई आर की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अब थोड़ा सोचो, अगर ई आर की वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, तो ई आर की वैल्यू 1, तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से दोबारा सुनो, ई आर की वैल्यू अगर 1 रखी तो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट, और ई आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखी तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी कितनी हो गई? इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? वापस पीछे जाओ, फिर से सुनो, ठीक है? तो भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ई आर है, ये ई आर इनफाइनाइट तक जा सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 से इनफाइनाइट के बीच में बेटा ई आर की वैल्यू आने वाली है। कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो बेटा Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अगर एयर है, या वैक्यूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अगर मीडियम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो फोर्स है ना, इट इज द नेट फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ध्यान से सुनो बेटा, ये जो फोर्स है ना, इट इज द नेट फोर्स। अब सर इसका मतलब क्या है? अभी तक तो सब क्लियर चल रहा था, अब क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सुनो ध्यान से बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर जो क्लियरिटी आएगी ना वो अल्टीमेट होगी। उसी अल्टीमेट क्लियरिटी की तरफ बेटा अपन लोग जा रहे हैं। अगर वो अल्टीमेट क्लियरिटी चाहिए तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो होना पड़ेगा शुरू में। मैं हूं ना, धीरे धीरे समझेंगे, आराम आराम से चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो बेटा ये क्या है? नेट फोर्स। तो बेटा इस बात को समझाने के लिए कि भाई ये नेट फोर्स मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, डिटेल में इस बारे में बात कर रहा हूं, डिटेल में, एकदम डिटेल में। तो सारे बच्चे इधर देखो, कॉपी पेन साइड में, केवल ध्यान इधर स्क्रीन पे। तो बेटा लेट अज्यूम ये Q1 पॉइंट चार्ज, ये बेटा Q2 पॉइंट चार्ज, इनके बीच की दूरी बेटा R। मीडियम है बेटा, ये बिल्कुल मीडियम है। मीडियम का क्या दे रखा है बेटा आपको? ER दे रखा है। ER का नाम आप लोग किताबों में पाओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। वैसे नाम मैंने क्या बताया ER का? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बाकी आप एक और नाम क्या पाओगे ER का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। लिख लो कॉपी में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। ओके, तो बेटा Q1 Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स अब लगेगा,
Q1 Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन का फोर्स अब लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने इस फोर्स के बारे में क्या बोला, इट इज दी, लिखते जाओ, इट इज दी नेट फोर्स, इट इज दी नेट फोर्स ऑन दी Q2 ड्यू टू दी Q1 and polarization of the surrounding medium बेटा पहले है ना इसको लिखो, फिर अपन लोग इस बात को समझते क्या है कहने का मतलब। बेटा मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि Q2 के ऊपर जो अभी ये फोर्स लगा है ना, ये वाला फोर्स टोटल फोर्स है, यानी कि Q1 ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया वो प्लस आसपास के मीडियम ने जो फोर्स Q2 के ऊपर लगाया वो दोनों फोर्स मिलकर बड़ा ये वाला फोर्स बन रहे हैं। आप लोग बात कैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैं अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेटा हम लोगों ने Q1 Q2 को एक मीडियम में रखा, Q1 ने Q2 के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, पहली बात। आसपास के मीडियम में भी कुछ चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे, कुछ पोलराइजेशन हुआ होगा, उस आसपास के मीडियम ने भी Q2 के ऊपर फोर्स लगाया। तो एक फोर्स तो Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, एक फोर्स आसपास का मीडियम लगा रहा है Q2 के ऊपर, दोनों फोर्स मिलके जो नेट फोर्स है बेटा वो है ये वाला फोर्स। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? ये जो फोर्स है इट इज द ओवरऑल फोर्स, इट इज द नेट फोर्स। कौन सा नेट फोर्स? Q1 ने जो Q2 के ऊपर लगाया वो प्लस आसपास के मीडियम ने जो Q2 के ऊपर लगाया वो, दोनों फोर्स मिलके कितना फोर्स बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं सोचता हूं कि कुछ बात तो आप लोगों को कन्वे हो पा रही होगी। बात कैच हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? कमेंट में टाइप करके जरूर बताना, ठीक है? तो बेटा ढंग से लिखो, इट इज द नेट फोर्स ऑन द Q2 ड्यू टू द Q1 एंड द पोलराइजेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। राइटिंग थोड़ी गंदी आई है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, साथ साथ में लिख लेना, ठीक है? ओके, यानी कि ये दो फोर्स का कंबाइंड फोर्स है। अब कोई बच्चा बोले सर लेकिन इस वाले मीडियम में कोई हमसे ऐसे पूछे कि Q1 ने Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया, मैं दोबारा मेरी बात रिपीट कर दूं, कोई बच्चा हमसे डाउट पूछे, हम सब लोगों से कोई बच्चा ये पूछे सर आपने तो ये नेट फोर्स का बोला, Q1 ने Q2 के ऊपर कितना लगाया, मुझे तो ये बताओ सर, बस इतनी सी बात करो कि Q1 Q2 के ऊपर कितना लगा रहा है। ये नेट वेट वाली बात तो आपने बता दी, मुझे क्लियर हो गई। Q1 Q2 के ऊपर कितना लगा रहा है ये बात मेरे को क्लियर नहीं है, बता दो। तो बेटा Q1 Q2 के ऊपर अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना वो वैक्यूम में लगा रहा था। तो बेटा वैक्यूम में कितना फोर्स लगा रहा था? वो वैक्यूम में लगा रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना ही फोर्स उसने अब भी लगाया है, यानी कि जितना फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर वैक्यूम में लगाया उतना ही फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर मीडियम में लगाया, लेकिन वो तो आसपास का सराउंडिंग मीडियम था जो अपना इफेक्ट क्रिएट कर रहा था, इस कारण से नेट फोर्स चेंज हुआ। बात कन्वे हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ मैं मेरी बात कन्वे कर पा रहा हूंगा। यहीं से अपन लोग अगले सेशन के अंदर शुरुआत करेंगे, इसी कूलम्ब्स लॉ को आगे बढ़ाएंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे और डिटेल में जाएंगे और सवाल करेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग बेटा पढ़ाई करते रहो, अगली क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।